क्वेश्चन नंबर 14 इन एनसीईआरटी। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है लाल रंग का बादशाह। दूसरा पार्ट है एक फेस कार्ड अर्थात एक तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड को देखो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है, तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, ठीक। तस्वीर बोले तो चेहरे की तस्वीर। ठीक है। फिर है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, ईंट की बेगम। ये सारे सवाल हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। चलो एक बार रिपीट हो जाता है। 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में देखो हुकुम, हुकुम के बाद सीढ़ी, सीढ़ी के बाद पान, पान के बाद ईंट। इतने टाइप के होते हैं। इसमें भी 13 होंगे। ठीक है, जो भी कह लो। एक तो इक्का होगा, फिर बादशाह होगा, फिर बादशाह के बाद फिर बेगम होगी, बेगम के बाद गुलाम होगा, फिर इसके बाद 2 होगा, नहीं इसके बाद उल्टा करते हैं ना, फिर 10 की वैल्यू होती है, फिर 9 की होती है, डेट 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 2। ये सब मैंने किस हिसाब से लिखा पता है, इक्का की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, फिर उससे नीचे बादशाह का, फिर उससे नीचे बेगम का, फिर गुलाम का, फिर दहला नहला। इसे 2 की वैल्यू सबसे कम होती है। ठीक है, यही सेम प्रक्रिया इसमें भी चलेगी, सेम प्रक्रिया इसमें भी चलेगी, और सेम प्रक्रिया इसमें भी चलेगी। टोटल कितने ताश होंगे, 13 13 13 13। ठीक। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 52 पत्तों की गड्डी है, तो 52 पत्ते तो हैं इसमें। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह देखो, ईंट और पान दोनों लाल होते हैं। ठीक है, याद रखना ये जो है ईंट और पान ये लाल होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये काले होते हैं। ठीक। अब क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो बादशाह तो टोटल 4 ठो होंगे। इसमें भी एक ठो बादशाह होगा, इसमें भी एक ठो बादशाह होगा, इसमें भी एक ठो बादशाह होगा। एक ठो बादशाह ऑलरेडी है ये। तो लाल रंग का बादशाह कितने होंगे, क्यों? 2 ठो हो जाएंगे। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पहले नंबर की लिख देना। अनुकूल, अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटना को बोलते हैं पीई, और जो कुल घटनाओं की संख्या होती है उसको बोलते हैं पीएस। ठीक है, कुल घटनाओं को पीएस। अगर ये नहीं याद रहे तो लैंग्वेज में बना के लिख देना। ठीक है, अब मान लो भूल गए कि क्या बोलते हैं, पीएस पी पता नहीं, कन्फ्यूज नहीं, पी इसको थोड़ा सा मैं गड़बड़ लिख दिया। इसको बोलते हैं एनई और इसको बोलते हैं एनएस। एनएस का मतलब सिंपल स्पेस, एन का मतलब नंबर, कितने नंबर सिंपल स्पेस में कितनी घटना है, और ई का मतलब होता है फेवरेबल इवेंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अनुकूल घटना। तो ऐसे लिखते हैं लोग। अब प्रायिकता बराबर क्या लिख देते हैं, प्रायिकता ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एन ई की होने वाले की घटनाओं की कुल संख्या बटे एन एस, मतलब कुल सिंपल स्पेस में या कुल संभव घटना है। तो ये है, ये क्या है कि आगे चल के मिलेगा तुमको इंटर वगैरह में। यहाँ पे क्या है, तुमको अगर ये सब सिंपल विम्पल नहीं याद है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा लिखो प्रायिकता, प्रायिकता सीधा सीधा शब्दों में लिख दो बराबर में। ठीक है, कितना लिखोगे, अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे कुल घटना, कुल घटना। वैसे तो होना चाहिए घटनाओं की संख्या, समझ गए? अगर लिखते हो तो ठीक है, शॉर्ट में ये भी चल जाएगा। ठीक है, इतना कोई नहीं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में जाता है। अनुकूल घटना और कुल घटना अलग अलग निकाल के रख दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, उसमें क्या है, कई बार तुम्हारा यहाँ पे, अब चूँकि ये एक साथ कई सारे सवाल है तो बार बार मैं नहीं लिखूँगा, एक बार लिख दे रहा हूँ। अनुकूल घटना, अनुकूल घटना
घटना घटना कायदे से तो होना चाहिए घटनाओं की संख्या, ठीक है। अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी होगी? 2। और कुल घटना कितनी होगी? कुल घटना कितनी होगी? 52, 52। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? प्रायिकता को जो है पी से लिख दो, तो पी बराबर कितनी हो जाएगी तुम्हारा? 2/52। ठीक, आंसर हो गया। चलो, अब देखो घटना और घटनाओं की संख्या में थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए तुमको मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए कई बार मैं घटनाओं की संख्या बार बार लिखता हूँ। रीजन क्या है? जैसे बोल दूँ मैं, थोड़ी देर के लिए बोल दूँ मैं, जैसे 2 आने की प्रायिकता, 2 पासे फेंके गए, उनमें से उनका योगफल 2 आने की या मतलब 3 आने की प्रायिकता, तो उसमें क्या होगा? जो ई घटना होगी, जो हमारी अनुकूल घटना होगी, उसके जो एलिमेंट होंगे या अवयव होंगे, या तो 2, 1 होगा या 1, 2 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये इसके ये घटनाएं हो गई, ठीक है। अनुकूल घटना हो गई ये, ठीक। इसी को बोलते हैं अनुकूल घटना। अनुकूल घटना। अब मैं पूछूं अनुकूल घटनाओं की संख्या, ठीक है। अनुकूल घटनाओं की संख्या, तो इनको गिन लो, कैठो है? 2, तो इक्वल टू 2 लिख दिया। समझ गए? हेलो। यस सर। अब जैसे कोई पूछे कुल घटना की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल तो 36 होती है, 2 ठोपा से फेंकोगे तो, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे कि कुल घटना, अब उनके नाम लिखने पड़ेंगे, जितने भी घटनाएं होती हैं हमने 36 से बना के दिखाया था, ठीक है। तो इसलिए घटनाओं की संख्या इसीलिए मैं बार बार लिखता हूँ। समझ गए इसकी मीनिंग? बहुत लोग इस पे ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो नहीं भी लिखोगे तो चल जाता है। आदमी लास्ट में आंसर चेक करता है, टीचर कोई भी हो, ठीक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता के लिए क्या होगा? तुमको प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता ऑफ ई इक्वल टू कितना होगा? नंबर ऑफ अनुकूल घटना अपॉन नंबर ऑफ में टोटल घटना, ठीक है। यहाँ पे अनुकूल घटना में कितना आएगा? इसी को रट लो हमेशा। अनुकूल घटना में यहाँ पे कितनी आएंगे? 1 आएगा, ठीक है। फेस कार्ड अर्थात नहीं, 4 आएंगे, 4 फेस वाले होंगे, ठीक है। और टोटल घटना कितनी होगी? 52 होगी। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 4/52। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? क्या सर इतने ऊपर वाले में 36 होगी। और क्या? जैसे एक पासा फेंकोगे तो टोटल 36 घटनाएं मिलेंगी कि नहीं? तो जब 2 पासे फेंकेंगे। हाँ सारी 2 पासा, 1 पासा बोल गया क्या मैं? यस सर। चलो ठीक है, सुधार लो। 2 पासे फेंके तो 36 घटनाएं होगी, ठीक है। तो 2 आने की प्रायिकता का जो 2 आने की जो घटनाओं के नाम होंगे ये होंगे। कितनी घटनाएं होंगी? 2 ही, सॉरी 3 आने के, जैसे 3 योगफल 3 आए तो ऐसी घटनाओं के नाम क्या होंगे? 2, 1 या 1, 2। लेकिन उनके जो योगफल निकालोगे, 2 ही घटनाएं हुई हैं तो 2 हो जाएगा टोटल। समझ गए? ये हो गया कहानी। तुम्हारा थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में ये अगर रट सकते हो तो लिख लो PENENS, इसका मीनिंग समझ गए, ठीक है। इनको लिख लेना, अगर नहीं लिखना तो PE क्या होता है लिख देता हूँ मैं। PE मतलब E के होने की प्रायिकता, E के होने, घटना ई के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक है। और NE मतलब ई, घटना ई की ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल घटना, अच्छा ई
इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देना घटना ई, ये ई है, के अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ पे संख्या होगा। ठीक है, ये जानकारी के लिए तुमको बता दे रहा हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है तुम्हारे पेज नंबर, ये वाला यहाँ पे टिप्पणी है, पेज नंबर तुम्हारा 330 में है। ठीक, अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद क्या होगा, NS क्या होता है, कुल संभव घटना, कुल संभव घटनाओं की संख्या या परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। इस जगह पे कई बार इसको परिणाम भी लिखते हैं। ठीक है, कुल संभव परिणामों की संख्या, ये अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई। ई, ये जो हो गए घटना ई के होने की प्रायिकता, यहाँ पे ये शब्द लगा सकते हो, घटना ई के होने की प्रायिकता। ठीक, तो इस तरीके से इनको ध्यान रखना, और नहीं भी ध्यान है तो ऐसे भी आंसर ज़रूर लिख के आना। चौथा पार्ट में करा देता हूँ। ठीक है, चौथा पार्ट में बोल रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, इसमें क्या हो जाएगा, PE बराबर NE अपान में NS। तो यहाँ पे NE क्या कितना हो जाएगा तुम्हारा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और NS कितना होगा, वो तो हमेशा 52 ही रहेगा। तो यहाँ से PE तुम्हारा कितना निकल आ जाएगा, 2/52। फिर इसके बाद क्या है, फिर तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पार्ट 4 है, गुलाम का पान का गुलाम। फिर से PE = NE अपान में NS। NE कितना होगा, यहाँ पे पान का गुलाम कितने होंगे, टोटल 1 ही होगा, और NS कितने होंगे, 52। तो यहाँ से PE तुम्हारा कितना निकल आ जाएगा, 1/52। काम ख़त्म, इस तरीके से लिख देना, आंसर नंबर मिल जाएगा। फिर 5वां पार्ट है हुकुम का पत्ता, यहाँ पे PE = NE अपान में NS। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, NE कितना होगा, हुकुम का पत्ता जो है टोटल कितने होते हैं, 13, और NS कितने होंगे, 52। तो आंसर PE बराबर हो जाएगा 13/52। फिर क्या है तुम्हारा 6 नंबर, एक ईंट की बेगम। तो यहाँ पे क्या है, PE = NE अपान में NS। NE = कितना हो जाएगा, ईंट की बेगम कितनी होगी, 1 ही होगी, और NS सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 52। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो PE बराबर हो जाएगा 1/52। कितनी बात समझ में आई, हेलो। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, जैसे सवाल का शुरुआत कैसे करोगे, पहले तो उसको पढ़ो अच्छे से। सर्कस, जैसे इसमें लिखा है, सर्कस का एक कलाकार एक 22 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, उसने चित्र भी दे दिया, हालांकि आकृति देख लीजिए, चित्र नहीं भी दिया होता तो भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे उसने बोला है कि एक खंभा है ये, ठीक है। अब सर्कस का कलाकार हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी वो ये कह रहा है कि एक रस्सी है बंधी हुई है,
शिखर का मतलब सबसे टॉप पॉइंट, ठीक है। और नीचे ज़मीन में खूंटा गाड़ के बांध दिया होगा। तो जो छोटी मोटी एक्स्ट्रा रस्सी वस्सी रहती है उसको हम हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं, उसको नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसको मोटा जो सीधा सीधा मिल रहा होगा, ये इतनी मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है। इसमें हालांकि चित्र भी दे रखा है ए, बी और सी, ठीक। कह रहा है कि ये जो रस्सी कोण बना रही है ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमको क्या पता है, हमको ये कोण पता है, इसको उन्नयन कोण बनते हैं। अगर यहाँ से नीचे से देखोगे तो उन्नयन कोण होगा, और ऊपर से यहाँ पे खड़ा होकर के कोई देखेगा तो 36 के साथ जो कोण बनाता है इसको अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। और उन्नयन कोण अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं, याद रखना, ठीक है। यस सर। उन्नयन कोण हमेशा ऊपर से, अगर कोई वस्तु ऊपर है नीचे की तरफ झांक रहा है तो उन्नयन अवनमन कोण बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ झांक रहा है तो उन्नयन कोण बनता है। और दोनों कोण हमेशा क्षैतिज से ही नापे जाते हैं, ठीक है, क्षैतिज रेखाओं से, ठीक। बस अब इसमें क्या है कि मैंने बता दिया जानकारी के लिए, हालांकि इसका कोई यूज था नहीं यहाँ पे। अब तुमको पूछा क्या हुआ, खंभे की ऊंचाई पूछा, ये पूछा है तो ए बी पूछा है, ठीक है। ये वाली हाइट पूछा है, इसको मान लो जिसको पूछा है। तो पहली बात तो हमारा यहाँ पे किससे मतलब है, एक तो ये इससे लंब से मतलब है और कर्ण से मतलब है। कर्ण दे रखा है, जो दे रखा है उसकी जरूरत उसको लो, और जो उसको पूछ रहा है उसको लो। उन दोनों से देखो कौन सा एंगल किस चीज़ का रेशियो बन रहा है। ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बोलो। सर कर्ण। ये कर्ण है, ये क्या है, लंब। लंब। लंब और कर्ण किसके फार्मूले में आते हैं, साइन कास टैन, बस इन्हीं तीनों से बता। सर टैन। लंब और कर्ण टैन में होता है, साइन। साइन में होता है। तो साइन थीटा बराबर में लंब कितना है, ए बी, ठीक है। या यहाँ पे लिख सकते हो माना खंभे, खंभा इसमें लिखा है ना, क्या लिखा है, खंभा लिखा है ना, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, ऐसे मान लो, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है ए बी, कर्ण कितना है ए सी, काम खत्म। ए बी यहाँ पे कितना हो जाएगा एच, ए सी कितना हो गया 20, और साइन थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों। वैल्यू रख दो यहाँ पे, एच की जगह एच रख दो। तो जो जैसा कहा है, जो वैल्यू दे रखा है, पहले उनसे देखो कौन कौन सी उनसे साइन का मान बनेगा कि कास का मान बनेगा कि टैन का बनेगा, उनसे पहले चेक करो। अब जैसे लंब और कर्ण के बारे में अगर जिसके बारे में पूछ दिया है वो भी रहेगा तुम्हारे डिस्कशन में, जिसको दे दिया है वो उन दोनों के बारे में के हिसाब से जो रेशियो बन रहा है उस रेशियो को यहाँ पे रख दो। रेशियो मतलब अनुपात, टेक्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/, नहीं साइन 30 की वैल्यू 1/2, और यहाँ पे 20 तो है ही है, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 1/2 × 20, एच बराबर में 10 मीटर। कुछ बात समझ में आई, यस सर। तो यहाँ पे क्या किए हम, ये पाइथागोरस पर में वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से क्या होगा देखो। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे, कोण ये वाला दिया है ना, ठीक है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये लंब होगी, ठीक है। अगर ये वाला कोण दिया होता तो फिर लंब ये होता, ठीक है। तो पहले ये देखो हमको ए बी के बारे में, और ए सी से मतलब है ए बी ए सी है क्या, तो ये वाली भुजा तो हमेशा कर्ण रहेगी, उसको कर्ण को तो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आधार और लंब में तुमको दिक्कत हो सकती है, तो हमेशा क्या करो, जहाँ पे थीटा लगा हुआ, थीटा हमेशा लंब और आधार को टच करता है, कर्ण सॉरी लंब और कर्ण, आधार और कर्ण को, लंब को कभी भी नहीं टच करता। तो जो जिसको नहीं टच कर रहा उसको हमेशा लंब मानना, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा लगाओगे तो लंब बटे कर्ण, काम खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो कंडीशन जैसे दिया हुआ है उसी को आंख मूंद के रखते जाओ, ठीक है। सवाल अपने आप समीकरण बन जाएगा। ये समीकरण बन गया, एक ही इसमें अज्ञात है तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर दो अज्ञात होंगे
तो फिर 2 समीकरण बनेगा, इस हिसाब से क्वेश्चन में जानकारी देगा, फिर उनको आपस में सॉल्व कर लेना भाई। 2 तो खूब ये एक्स वाई के सवाल खूब सॉल्व किए हो ना, 2 इक्वेशन। अब वो हल करना तुम्हारे ऊपर मर्जी है, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखो, प्रतिस्थापन भी से हल करो, या घर एक दूसरे में गुणांक बराबर करके हल करो, जो भी है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जो भी है, जो तुमको अच्छे लगे उससे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आने से पहले एक पेड़ टूट जाता, आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है तथा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन से छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो वो तुमसे क्या कह रहा है, चलो इधर लगा देता हूँ मैं। एक पेड़ था, कुछ लंबा रहा होगा, ठीक है, अब वो टूट गया ऊपर से, टूटने के बाद जब गिरेगा तो क्या करेगा, जमीन, इतना ज़्यादा भाग टूटा है कि ज़मीन में टच कर गया, ठीक है। टच करने के बाद वो कह रहा है ज़मीन को छूने लगा तथा ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, इससे का मतलब ज़मीन से, ठीक है। तो ये ज़मीन से ये वाला कोण बनाएगा 30 डिग्री का। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? पहले पेड़ इतना बड़ा था, उसमें से इतना टूट के लटक गया, इधर ज़मीन में टच कर गया, ठीक है। कितना कोण बना, 30 डिग्री का। कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर दूरी है। ये इसका पहले टॉप बिंदु यहाँ पे था, ये वाला बिंदु यहाँ पे आगे टच करेगा, तो यहाँ से पेड़ का पाद क्या होगा, जहाँ पे पेड़ का ये पेड़ के जहाँ पे जड़ होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8, ठीक। अब क्या कह रहा है, बस इतना ही कह रहा है। पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई, अब पेड़ की ऊंचाई जब ज्ञात करोगे तो देखो, पेड़ की ऊंचाई तो कुछ रही होगी, ठीक है, तुम अपनी सुविधा अनुसार मान लो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, ठीक, काम खत्म। अब क्या होगा कि तुमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई टोटल जो रही होगी इतनी, अब प्लस इतनी, दोनों मिला के, ठीक है ना? क्यों? यस सर। ये वाली Yes, sir. दूरी तुमको पता है, तो पहले तो देखो, तुमको ये वाली दूरी या ये वाली दोनों बराबर होगी, क्योंकि यही वाली टूट गई, यही वाली टूट के इधर आई है, तो ये दोनों तो बराबर होगी, बी डी और बी सी बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। बी डी और बी सी बराबर होगा, तो बी डी अगर किसी तरीके से निकल आए तो उसी को बी सी के बराबर रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। ए बी भी निकल जाए हमारा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो निकालना है ए बी प्लस बी सी, इतनी की वैल्यू निकालनी, ठीक है। यही तो क्वेश्चन ने पूछा ना, तो सर इसमें बी डी निकाल सकते हैं। अरे रुको, तो ए बी प्लस बी सी चाहिए हमको, चाहिए कि नहीं? यस सर। ठीक है, जो तुम निकाले होगे वो भी सही होगा, उसको मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि वही बी सी वाला टूट के यहाँ पे आके लटक इधर ज़मीन में टच कर गया, तो बी डी बी सी के बराबर ही तो होगा। तो क्या करेंगे, पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए बी के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाली भुजा पता है, इसको निकालना है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन, कैसे रिलेशन बनाने के लिए ये वाली क्या है, ये इस कोण के हिसाब से, ये कोण यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलोगे, लंब बोलोगे या आधार बोलोगे इसको? शिवानी तुम बोलो, शिवानी 2, ठीक है, जल्दी बोलो फटाफट, वीडियो बड़ा हो रहा है। अगर ये थीटा है तो ये आधार होगी, या ये क्या होगी, लंब। ये तो कर्ण हमेशा रहेगी ही रहेगी, कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, कर्ण को पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। और भी बता दे रहा हूँ, मान लो इसको थीटा मान रहे हो तुम, तो फिर क्या होगा, ये वाला फिर क्या होगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब फिर ये वाला क्या होगा, ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई? तो यस सर। आधार कौन होगा, वो थीटा के पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये थीटा है तो आधार ये होगा, अगर ये थीटा है तो आधार ये होगा, ठीक है।
और जो बचेगा वो लंब हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? ये दोनों फिगर Yes, sir. बना लेना और उसको रट लेना। अब यहाँ पे देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली लंबाई भी चाहिए, ये वाली भी लंबाई चाहिए। इन दोनों लंबाई को जोड़ दोगे तो पेड़ की कुल लंबाई पता चल जाएगी। तो मैं पहले क्या करूँगा, दोनों एक साथ तो निकाल नहीं सकता, तो पहले क्या करूँगा, इन दोनों को रिलेशन लिख के और लंबाई निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे देखो, अगर लिखना हो तो त्रिभुज भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़। यहाँ पे देखो, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, साइन 30 डिग्री, सॉरी इस वो गलत लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, अनुमान कैसे लगाओगे कि यहाँ इन दोनों, इस देखो एक पता है, तो ये पता है, तो इसकी वजह से मैं इसको निकाल लूँगा। ठीक है, हमेशा निकलेगा, याद रखना। इस ये पता है, इसको निकालना है, तो इन दोनों में मुझको रिलेशन लिखना है। अगर मैं रिलेशन लिख लूँ तो मेरा वो निकल जाएगा इसकी वैल्यू। तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे सटीक बैठेगा, साइन थीटा बैठेगा कि कॉस थीटा बैठेगा कि टैन थीटा बैठेगा, क्या कौन बैठेगा यहाँ पे, जल्दी बोलो। चलो आवाज़ नहीं आ रही उसकी। यहाँ पे देख लो, ये आधार है, ये लंब है, तो लंब और आधार किस में आते हैं, जल्दी बोलो। हाँ, टैन। तो यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, टैन क्या है 30 बराबर में लंब कितना है ए बी बटे आधार कितना है ए डी। काम खत्म। ए बी की वैल्यू कितनी है मेरी, नहीं पता है, तो ए बी की वैल्यू ए बी रहने दो। ए डी पता है 8, 30 की वैल्यू पता है 1/√3। ठीक, तो एक समीकरण तुमको यहाँ से मिल गया। यहाँ से अगर चाहो तो ए बी निकाल भी सकते हो, ए बी बराबर में 8/√3। ठीक, एक वैल्यू मुझे मिल गई। अब क्या है, बी सी चाहिए, तो बी सी के लिए क्या करूँगा, मैं ए डी निकाल लूँगा, उसी को बी सी बराबर लिख दूँगा। तो ए डी मुझे निकालना है, ए डी निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। ए डी मुझे निकालना है, ये पता है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, ये क्या है, जल्दी बोलो। ये है आधार और ये है कर्ण। ठीक है, तो कर्ण और आधार कौन से, किसके के लिए कौन सा फार्मूला यूज करोगे, कर्ण और आधार के लिए कॉस यूज करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो कॉस थीटा बराबर में आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए डी और कर्ण कितना है बी डी। ठीक है, ए डी मुझे बी डी निकालना है, ए डी मुझे पता है 8 और बी डी निकालना है। और कॉस यहाँ पे 30 रख देंगे, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 30 ही रख दो डायरेक्ट। ठीक है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ से बी डी कितना निकल आएगा मेरा, सॉल्व जब करेंगे तो अपना कुछ भी सिंप्लीफाई करके कर देना है। बी डी इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो 8 गुणे में 2 बटे में √3, मतलब कि 16 बटे में √3 आ गया। क्यों, तो बी डी भी पता चल गया, ए बी भी पता Yes, चल sir. गया। तो यहाँ से तुमको पेड़ की लंबाई आ जाएगी। अब ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ए बी, प्लस में बी सी की जगह में बी डी लिख दो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, ये हो जाएगी 8/√3 और प्लस में 16/√3। टोटल कितना हो जाएगा, 16 8 24 बटे में √3। ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर दोगे, √3 का गुणा, यही इतने मीटर हो जाएगा, ये इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, पेड़ की लंबाई के लिए अगर किसी को ऊपर नीचे का परमीकरण करना हो तो कर देना, ऊपर √3 नीचे √3 को गुणा कर दोगे तो 8 3 24 8√3 आ जाएगा। ये भी उत्तर सही है, ये भी सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, उत्तर मिला लो। आ रहा कि नहीं आ रहा, Yes, sir. और थीटा निकालने में ही हमेशा तुम लोग गलती करते होगे, मेरा जहाँ तक मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2
फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई का एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री के कोण पर 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो पहली स्थिति के लिए सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, फिसलन पट्टी क्या होती है ना जानना चाहिए तुमको। जब देखते होगे पार्क वार्क में या गाँवों में या यूट्यूब में देख लेना, वो बैठ के उसमें ऊपर चढ़ जाते हैं बच्चे, वहाँ से खिसकते हैं नीचे तक चले आते हैं। ठीक, तो बच्चों को मज़ा आ जाती है। तो उसमें क्या है, पहली वाली क्या है, पहली वाली बता रहा है कि जिसका शिखर क्या होगा, ये होगा, ये क्या होगा, आधार होगा, ये शिखर होगा। इसको पाद भी बोलते हैं, पाद मतलब पैर, ये शिखर का मतलब सिर। तो ये कितना है, 1.5 मीटर है। फिर क्या कह रहा है कि और जिसका शिखर इतने ऊंचाई पर हो तथा जिसका शिखर इतनी ऊंचाई पर हो, ऊंचाई की बात किया। ठीक है, और कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, किसके साथ, भूमि के साथ है। तो 30 डिग्री का कोण यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ भी से हो सकता है। यहाँ तो ज़मीन है नहीं, ज़मीन तो नीचे ही होगी इधर, तो ये ज़मीन है, तो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इतनी बात समझ में आई? हेलो, यस सर। इसको ABC फिसलन पट्टी होगी, ये फिसलन पट्टी हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ये ज़मीन से ये वाली दूरी ज़मीन में हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं है। उसमें कह रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। फिसलन पट्टी कौन होगी, यहाँ से फिसलना स्टार्ट करेगा, फिसलते फिसलते यहाँ तक आएगा, तो ये हो गई फिसलन पट्टी। तो इसी की लंबाई पूछ रहा है यहाँ पे तुमसे, क्या पूछ रहा है, BC। ठीक है, तो जब सवाल लगाओगे तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि माना फिसलन पट्टी की लंबाई, लिखना हो ऐसे भी, लंबाई कुछ भी मान लो XYZ। ठीक है, X है, X मीटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC बराबर में X मीटर। नहीं मानना तो डायरेक्ट BC मान के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देख लो तुमको जो आसान लगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तुमको इसको निकालना है, पता कौन है ये, इन दोनों के बारे में बात करनी है ना। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो, यस सर। जल्दी फटाफट बोला करो। तो ये क्या है, इस कोण के हिसाब से ये क्या है, सर लंब। एक सेकेंड, चलो ठीक है, ये लंब हो गया। ये क्या है सर, कर्ण। तो लंब और कर्ण किसके फार्मूले में आएगा, साइन में, कास में, टैन में, किस में आएगा? सर साइन में। हाँ, तो साइन लिख दो यहाँ पे। साइन कोण कितना, 30 डिग्री। ठीक है, लंब कितना है, AB, आधार कितना, AC, काम खत्म। लंब की जगह में 1.5 रख दो, आधार की जगह में AC की वैल्यू हमने X मान रखा है तो X मान लेंगे। ठीक है, X लिख देंगे, या डायरेक्ट AC की वैल्यू भी निकाल सकते हो अगर नहीं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/2। 1/2। यहाँ से सॉल्व करोगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3। ठीक है, तो AC 3 आ गए, तो पहली स्थिति में हो गई। तो लिख देना स्थिति 1, स्थिति 1। ठीक है, स्थिति 2 में निकालो, स्थिति 2 में। अब इसमें देख लो, अब उसमें क्या है, सब कुछ सेम है, समझ गए। केवल क्या है, अब की बार के केस में क्या हो गया है, ABC। अब की बार ये क्या है, इसके शिखर की ऊंचाई 3 मीटर है, समझ गए। कोण कितना है, ये 60 डिग्री है। ठीक है,
पिछली बार कितना था 30 डिग्री, अगली बार 60 डिग्री है। बड़े बच्चों के लिए बनाया उनने। फिर से पूछा है फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी की लंबाई अब की बार से फिर से BC निकालना है तुमको। यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, ये वाला क्या है, ये वाली लंबाई क्या है, आधार। इस कोण के लिए ये वाली लंब है कि आधार है, ये वाली लंबाई इस कोण के लिए क्या है, ये वाला, ये वाला। लंब हाँ ये कर्ण इसको निकालना है, तो इन दोनों में रिलेशन लिख दो। क्या बनेगा, लंब और कर्ण के लिए क्या बनता है, साइन। तो साइन। यहाँ पे कोण कितना है 60 लिख दो। बराबर में लंब कितना है AB, आधार कितना है, कर्ण कितना है BC। तो बस हो गया। AB की वजह वैल्यू 3 पता है, BC निकालना है तुमको। यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ से BC निकल जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो 3√3/2 आंसर हो गया। समझ गए। यस सर। एक सेकंड, गड़बड़ लिख दिया क्या, BC इधर आएगा, नहीं ये आ जाएगा तुम्हारा, गड़बड़ लिख दिया। BC बराबर आ जाएगा तुम्हारा 6/√3। ठीक है, इतने मीटर आ गया, इसमें दोनों स्थिति में आ गया। ठीक है, अब जो है ठीक है, लास्ट में सवाल जो होते हैं सब टफ होते हैं। तो 16 नंबर सवाल देख लो। 16 नंबर में क्या कह रहा है, मीनार के आधार से, इसके पीछे वाले सवाल में दिखाया था कि नहीं बोर्ड में, ये वाला सवाल दिखाया होगा ना, यही वाला सवाल अभी हल किया था। ठीक है, जो लोग वीडियो में देखेंगे। 3 नंबर, फिर क्या है, अब 16 नंबर सॉल्व कर देते हैं। मीनार के आधार से तथा एक सरल मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, वो ये कह रहा है कि देखो मीनार जो होगी, मीनार कैसी भी हो, लेकिन मीनार को हमेशा एक सीधी लाइन से बनाना है। ठीक है, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, सबका एक ही तरीका है बनाने का। ठीक है, अगर मोटी होगी भी तो उसको एक पतली लाइन के बराबर में मान के ही हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, कह रहा है कि एक सरल रेखा मीनार के आधार क्या होता है, ये होता है जहाँ पे उसका नींव होती है। ठीक है, नींव से तो समझते होगे तुम लोग कि नहीं समझते, जहाँ पे खड़ी होती है ज़मीन में, जहाँ पे टच कर रही है वो मीनार, इसको शिखर बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। एक सरल रेखा में अब क्या है कि जैसे मीनार यहाँ पे खड़ी है, मान लो इधर पे खड़ी है। ठीक है, अब मैं इधर चलूँगा या इधर चल लूँ या इधर चल लूँ, ये जैसे मान लो इधर चल लूँ, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा ये है मान लो मीनार, ये इधर चल लूँ, ये मीनार मान लो ऐसे खड़ी है। ठीक है, अब मैं इधर इस लाइन के अनुदिश चलूँ या इस लाइन के अनुदिश चलूँ या इस लाइन के अनुदिश चलूँ, कुछ दूरी पर यहाँ पे 4 मीटर और 9 मीटर, तो इसलिए किसी एक रेखा के अनुदिश चलना है, इसलिए उसने कोई फिक्स लाइन नहीं बताई। तो क्या है, हमें क्या है, हमें तो क्या है कि ये वाली जो अब हवा में तो बना नहीं सकते मीनार को, लेटा के ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऊंचाई हो गई, इस दिशा में ये जा रहा है। ठीक है, तो 4 मीटर और 9 मीटर, 4 मीटर पे जब चलेगा, ठीक है, और कह रहा है 9 मीटर की दूरी पर, ज़्यादा दूरी ले ली क्या मैंने, खैर चलो ठीक है, अब ले ली तो ले ली। 9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर। ठीक, ये वाली 9 मीटर हो जाएगी, ये 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, दो बिंदुओं के से शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। जैसे यहाँ से अगर उन्नयन कोण बनाओगे, उन्नयन कोण कैसे बनेगा, शिखर यहाँ से खड़े होकर के शिखर की तरफ लाइन खींच दो। ठीक है, जो कोण बनेगा उसी को उन्नयन कोण बोल देंगे, ये क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 मीटर पे यहाँ से खड़े होकर के यहाँ से मिला दो, यहाँ से सीधी लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दूसरा उन्नयन कोण मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। इसके नाम दे दो ABCD। ठीक, इतनी बात समझ में आई। हेलो,
यहाँ पे जो कह रहा है पहले जैसा कह रहा है वैसे फिगर बनाना सीखो। अगर फिगर बना ले गए तो 99% सवाल इससे सॉल्व हो जाता है। समझ गए? ये मीनार है, मीनार से एक सीधी रेखा में चले तो कितना है, 4 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण एक मिलेगा, और आगे चल के फिर 9 मीटर में जाके रुक गए, फिर से एक उन्नयन कोण मिलेगा। उन्नयन कोण कैसे मिलेगा? यहीं पे जब बढ़िया बैठ जाओ और देखो ऊपर की तरफ झाँको, एक ये वाली लाइन मिलाओ, दोनों के बीच का कोण नाप लो। यहाँ से ऊपर की तरफ इसकी चोटी को देखो और इसके आधार को देखो और 2 लाइन खींच दो और दोनों के बीच का कोण नाप लो, काम खत्म। यही उन्नयन कोण होता है। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक कोण। क्या पूरक कोण? पूरक कोण का मतलब क्या होता है पता है? अगर एक ठो कोण ये वाला अगर थीटा होगा तो ये कितना होगा? हैं? नहीं पता? हैं? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, बस हो गया। ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा होगा। अब तुमको इतनी जानकारी दे दिया। अब पूछा क्या उसने? कहता मीनार की ऊंचाई बताओ। मीनार की ऊंचाई हमको पता नहीं, हम इसको h मान लेते हैं। ठीक, कितने मान लिए? h। ठीक, हेलो, यस सर। अब इसकी ऊंचाई h मान लिया। अब करेंगे क्या? पहली बात तो इस त्रिभुज में ये जरूर आना चाहिए, प्लस ये वाली हमको वैल्यू तो पता ही है। फिर ये वाले त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, उसमें ये वाला टर्म जरूर आना चाहिए और ये आना चाहिए। हमको h निकालना है। ठीक, अब h निकालना है। अगर हमको ये थीटा पता होता 30 डिग्री 35 डिग्री 34 डिग्री जो भी होता, खैर 34 डिग्री की तो वैल्यू नहीं, लेकिन जब कोण देगा तो तुमको देगा 30 45 60, ये इसी कोण देगा। इसके अलावा थोड़ी देगा कि 60 के बजाय 55 डिग्री दे देगा, उसको तो माने नहीं निकलेगा फिर तो। ठीक है, तो कोण ये दिया होता तो तुम्हारा एक ही बार में ये हाइट निकल आती कि नहीं? यस सर। तो कोण नहीं दिया, उसने कोण नहीं दिया, कोई बात नहीं, उसने एक अलग से तुमको एक नई चीज़ दे दी। समझ गए? तो जब कोई चीज़ नहीं देगा, कोई चीज़ की कमी छोड़ देगा, तो फिर एक एडिशनल चीज़ हम 100% सवाल में देगा। ठीक है, तो इसमें देखो 2 चीज़ें बता दी उसने। अब निकल आएगा सवाल। तो क्या होगा, तुम्हारे पास 2 अज्ञात हो गए। कौन से अज्ञात हैं? एक तो h अज्ञात है और एक थीटा अज्ञात है कि नहीं? यस सर। तो आज जैसे मान लो तुम बढ़िया तरीके से लगाए, मान लो त्रिभुज ABD में अब हम क्या करेंगे, ये लंब है, ये आधार है, ये वाली वैल्यू पता है, इसको निकालना है। ये कोण हमको थीटा हमने माना है अपने मन से, दिया हुआ नहीं है उसने। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब और आधार पता है तो क्या कौन सा फार्मूला यूज करोगे यहाँ पे? जल्दी बोलो। tan, तो यहाँ से हो जाएगा सर tan। हाँ tan थीटा। tan थीटा में क्या होगा, लंब में h हो जाएगा और आधार में 4 हो जाएगा। हो गया? समझ गए? तो यहाँ से अगर देखोगे तो h तो तुम्हारा निकल ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 tan थीटा। और थीटा तो हमने अपने मन से माना था, तो इतना उत्तर लिखना तो उचित बात नहीं है। समझ गए? तो इसके लिए तसल्ली रखो, बस इसको इतना लिख के छोड़ दो, समीकरण 1 लिख के। ठीक है, उसने तुमको इसके लिए एक तो नई जानकारी दिया है कि भैया और आगे चलो, एक उसका संपूरक कोण बनता है। ठीक है, पूरक कोण बनता है। तो इसमें क्या करोगे, इस वाली कंडीशन का भी यूज करके एक नया समीकरण बना लो और फिर सवाल सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ से जब सॉल्व करोगे त्रिभुज ABC में क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या है, ये वाली तुमको लंबाई पूरी पता है, इसके बारे में तुमको रिलेशन निकालना है। तो ये लंबाई और ये लंबाई कौन से किस में आएगा, ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलोगे, लंब आधार कर्ण क्या बोलोगे, जल्दी से बोलो। चलो ठीक, कट गया। हाँ, तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला, ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार होगा तो क्या यूज करेंगे, tan थीटा। तो tan यहाँ थीटा की जगह की बार क्या लिखोगे, 90 माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल टू लंब में कितना हो जाएगा h, आधार में कितना हो जाएगा 9। ये समीकरण 2 मिल गया। ठीक, तो 2 हमारे पास अननोन थे, 2 अज्ञात थे, तो 2 समीकरण कम से कम चाहिए। तो 2 समीकरण के लिए उसने दे दिया तुमको जानकारी, बना लो और हल कर लो, आपस में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो
tan 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cot थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। ये 9 हो गया, h/9। और ये क्या है यहाँ पे, हालांकि मैंने इसको बेकार समझाने के चक्कर में लिख दिया था, इसको यहीं की तरह लिख के छोड़ दिया करो, समझ गए? बाद में सॉल्व करो, ठीक है? कभी भी एक रिलेशन मिल गया, एक रिलेशन ये मिल गया, अब इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? यस सर। तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक? 90 माइनस थीटा। अब देखो ये tan थीटा है, ये cot थीटा है। अब तुमको निकालना क्या है, h निकालना है। अगर यहाँ से h की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दोगे तो थीटा की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी? यस सर। क्योंकि h तो गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमारे पास एक तरीका, या तो हम यहाँ से h का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डालने के बाद थीटा का मान निकालें, और फिर थीटा का मान चाहे इस समीकरण में रख दे चाहे इसमें रख दें, इसका मान निकल आएगा हमारा। एक तो तरीका वो है, और दूसरा क्या है, एक शॉर्टकट है, इसका गुणा इसमें करा दो, काम खत्म हो जाएगा एक के बार में। समीकरण 1 गुणे 2 करने पर क्या होगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करा देंगे, तो tan थीटा लेफ्ट का गुणा लेफ्ट में कराओ, राइट का गुणा राइट में कराओ। लेफ्ट के पद में tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/4 इंटू में h/9 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो यहाँ से क्या करोगे, tan थीटा cot थीटा कट के 1 आ जाएगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ से हो जाएगा h² 9 चौको 36, तो h बराबर में ±6 आ जाएगा। लंबाई माइनस होती नहीं है, तो h बराबर में 6 मीटर आ जाएगा। आ गया कि नहीं? यस सर। और दूसरा तरीका ये है कि भाई तुम यहाँ से h निकालते, यहाँ से h निकाल के यहाँ रखते, फिर tan थीटा की वैल्यू निकलती, फिर थीटा की वैल्यू निकलती, फिर रख देते, वहाँ से भी आंसर आ जाता, ठीक है? वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, जैसा करना चाहो तो। अब वीडियो को देखना, बाद में आराम से तसल्ली से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। अब इसमें एक सवाल मुझे जो अभी वो सर 14 नंबर जो सवाल है, ये सब कठिन सवालों में आते हैं, ठीक है? एक ये 14 नंबर हो गया, ये बहुत सवाल है, सब हो जाएंगे। जैसे कह रहा कि 1.2 मीटर लंबी एक लकड़ी भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे, नहीं लड़की है, लकड़ी नहीं है, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 7 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री रह जाता है। आकृति भी दे दिया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो, ठीक है? वो ये पूछ रहा है, फिगर भी दे दिया। तो ये है कि एक गुब्बारा है मान लो, ठीक है? अब कोई लड़की यहाँ से देख रही है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 7 डिग्री, ठीक है? थोड़ी देर बाद ये गुब्बारा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, यहाँ कोण कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है? 30 डिग्री हो गया, ठीक है? ये यहाँ पे होगा गुब्बारा, इस ऊंचाई उसकी सेम ही है दोनों केस में, ठीक है? क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा है, क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है तो ऊंचाई तो चेंज होगी नहीं, ऊंचाई तो सेम ही रहेगी, ठीक है? इनकी नंबरिंग कर दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो, काम खत्म। नाम देने में मत हिचकिचाओ, देते जाओ फटाफट, ठीक है? ये वाला कोण कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है? ये वाला कितना होगा, ये 60 डिग्री है, ठीक? अब तुमको निकालना क्या है इसमें, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, बी से सी में पहुँचा, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी चाहे बी सी निकाल लो चाहे ई डी निकाल लो, बात तो बराबर है, ठीक है? तो यहाँ पे हमको ई डी निकालना है। ई डी निकालने के लिए ये वाली हमको दूरी चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे तुमको देखो बुद्धि लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। पहले ये वाली दूरी निकाल लो, अब फिर ये वाली दूरी निकाल लो। पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा देना, ये निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? यस सर। अब निकालोगे कैसे, ये दूरी तुमको पता करनी है, ठीक है? और कुछ बताया?
ये वाली दूरी पता है तुमको, ऊंचाई पता है, ये क्या है, ये दोनों केस में पता है, ये 88.2 है। ये भी, ये वाली भी 88.2 ही रहेगी दोनों केस में। ठीक है, एक लिख दोगे तो दूसरी अपने आप मान लेंगे। ये 88.2 है, ठीक है। तो ये भी 88.2 यस होगी। सर। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ, चलो ठीक है, 88.2। ठीक है, ये इतनी। तो यहाँ पे तुमको ये वाली दूरी पता है, ये वाली दूरी निकालनी है। तो ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है, ये आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में। इस वाले कोण के लिए तुमको ये कोण पता है, इस कोण के हिसाब से ये वाला लंब होगा और ये आधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लंब tan 60 बराबर में लंब कितना होगा 88.2, आधार कितना होगा AE। ठीक, काम खत्म। तुमको निकालना क्या है, तुमको मैं बता देता हूँ, तुमको निकालना है ED। ED कितना होगा AD में कितना घटाओगे AE, घटा देना, निकल आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या है, यहाँ से AE मिल गया, फट से मिल गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू 88.2। तो यहाँ से AE कितना हो जाए, अपान में AE भी है, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो AE बराबर कितना हो जाएगा 88.2 अपान में √3। ये पता चल गया ये। अब इसी तरीके से AD भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है। किस कोण के लिए, इस कोण के लिए। इस कोण के लिए, इस कोण के लिए अगर देखोगे तो ये वाला लंब होगा, इस कोण के लिए ये वाला आधार होगा। तो यहाँ से फिर से लगा दो tan, यहाँ पे लगा दोगे आपके पास tan 30 डिग्री बराबर में लंब कितना होगा 88.2, आधार कितना होगा, अब की बार AD हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसको निकालना है और जिसको जो पता है उनके बीच में कौन सा कोण कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात बन सकता है वही लगा दे रहे हैं। कोण जो पता है उसके हिसाब से हम पता कर ले रहे हैं कि इस कोण के हिसाब से ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, काम खत्म। यहाँ से हो जाएगा 1/में √3, 1/√3 88.2 अपान में AD। तो यहाँ से AD कितना निकलेगा तुम्हारा, गुणा हो जाएगा 88.2 इंटू में √3, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा, ये इतना। अब AD पता गया, AE पता गया, तो ED तो निकल ही आएगा, तुमको यही दूरी तो पूछा। तो ED बराबर में AD माइनस में AE, काम खत्म। AD तुम्हारा कितना है, बड़ी वाली दूरी 88.2 इंटू में √3 माइनस में 88.2 अपान में √3, काम खत्म। इसको तुम कॉमन कर लो 88, आंसर यही हो गया, ठीक है। इतने से ही आंसर हो जाएगा। लिख देना आता है गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी इतनी होगी। अगर कॉमन करना चाहते हो तो कॉमन कर लो, और तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3 माइनस में 1/में √3, ठीक है। इसको और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो हर बराबर कर दो, तो यहाँ पे √3 हट, यहाँ से आ जाएगा √3 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो 88.2 इंटू 2 और इंटू में आ जाएगा 1/में √3। सॉल्व कर लेना, इसको गुणा गुणा करके लिख देना, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 8 16 17, 176.में √3। देख लेना आंसर कितना आता है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे 176 है, ठीक है। ये और अब साफ लिख देता हूँ 176.4 बस अपान में √3, ठीक है। ये आएगा 176. ये तो गुणा करके लिख लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर लिख दोगे कि अतः, इसके बाद सबसे लास्ट में लिखोगे अतः गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी। यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखना अच्छी बात होती है। जैसे इसमें पूछा लैंग्वेज बनाना नहीं आता तो क्वेश्चन से ही बना लो, ठीक है। जैसे ये वाले में है पूछा कि इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या लिखो, लिख दो कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, जो वैल्यू आ रही वो रख दो ज्ञात की जगह में, काम खत्म। दूरी है बस ऐसे। तो यहाँ पे लिखोगे जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, ज्ञात की जगह
जो भी वैल्यू आई है वो रख दो, लिख दो। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 176.4 अपॉन √3 मीटर है। यहाँ पे उतनी वैल्यू रख के है लगा दो, kgm मत लिख देना क्योंकि वो तो करने के लिए बोल रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे लिख दोगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी उत्तर मिला लेना 176.4 अपॉन में √3 मीटर है। उत्तर कितना आ रहा है इसका? क्यों? यस सर। इसमें क्या है, एक चीज घटाना भूल गए हम, लड़की की लंबाई दे रखा है, ठीक है। हेलो। यस सर। तो लड़की की लंबाई जो होगी वो यहाँ से जो लड़की की लंबाई अगर दे दिया है तो फिर इसको कंसीडर करना पड़ेगा। कितनी लंबाई दिया है? 1.2, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से ये जो 88.2 जो लंबाई होगी वो यहाँ से होगी, यहाँ से ले नीचे से, कहने का मतलब यहाँ से, ठीक है। तो जो कोण बन रहा होगा 1.2 मीटर ऊपर से बन रहा होगा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो लेनी पड़ेगी। ये इतनी लंबाई फिर हमारी कितनी बचेगी? 88.2 से तुम 1.2 घटाओगे तो 87 बचेगी, ठीक है। कितनी बचेगी? यस सर। यहाँ भी 87 बचेगी और यहाँ भी 87 बचेगी। तो सब कुछ नहीं, यहाँ पे हर जगह तुम 87 कर लेना, ठीक है। 87 87 87, और ध्यान नहीं दिया मैंने, 87 और 87, यहाँ पे भी 87 हो जाएगा, यहाँ भी 87 हो जाएगा, और यहाँ पे हर जगह 87 हो जाएगा। और लास्ट में 87 का उल्टा कितना गुणा 2 कर दोगे, यहाँ भी 87 ही होगा, यहाँ भी 87 होगा। और फिर जब फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा 7 2 14 2 8 16 1 17 174 अपॉन में √3 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। कितना आ रहा है सर 58 √3 मीटर। सही है। इतना भी लिख के आओगे गलत नहीं माना जाएगा। ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दोगे 174, ऊपर में √3 का गुणा कर दो, नीचे में √3 एक ठो वही है, एक ठो √3 को और गुणा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 3। ऊपर नीचे से 3 से काट दो इसको, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, √3 हो गया कि नहीं हो गया? है? यस सर। कक्षा 9 में पढ़े होगे पर में ही करके Yes, sir. नहीं पढ़े? हाँ।